हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फेज इक्विलिब्रियम पार्ट 1 का सेकेंड लेक्चर है। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो फेज इक्विलिब्रियम में हमने जो बेसिक चीज़ें थी, फेज कंपोनेंट एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिस्कस कर लिया था, है ना। अब हमें जो डिस्कस करना है वो है कि फेज रूल होता क्या है, क्राइटेरिया क्या है फेज इक्विलिब्रियम का, और इसके बाद हम आगे एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। केमिकल पोटेंशियल। सो जो क्राइटेरिया है फेज इक्विलिब्रियम का, वो जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सिंस फेज इक्विलिब्रियम में हम हेट्रोजीनियस सिस्टम पढ़ते हैं ना, ये मैंने आपको बताया था। तो हर एक फेज को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है हेट्रोजीनियस सिस्टम में, तो उनको तीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। वो होता है एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल, एक होता है थर्मल। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम जो अलग अलग फेज हैं, है ना, अगर वो इन तीनों इक्विलिब्रियम का फॉलो कर रहे हैं या फिर इनकी ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं हर एक फेज, तो हम कह सकते हैं कि फेज रूल और जो फेज इक्विलिब्रियम है वो वैलिड है। ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि if different phases are not in thermal equilibrium, then there will be heat flow from one phase to another, of course, है ना। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं मैकेनिकल और थर्मल का, कि अगर जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ नहीं है, थर्मल मतलब हीट होता है ना, तो हीट फ्लो होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, है ना। तो ये ज़रूरी है होना। फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, है ना, अगर फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ ऑल द फेसेस सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, हो सकता है कि इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, किसके एक्सपेंस पे, अदर क्या एक्सपेंस पे। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। तो आप बस इतना समझो कि थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम अगर हैं और फॉलो हो रहा है, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो ये फेज इक्विलिब्रियम को के लिए वैलिड है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया है उसको हम केमिकल पोटेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और केमिकल पोटेंशियल क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से डिनोट करते हैं, बट हम इसको जी बार से भी डिनोट करते हैं, जी आई बार से। तो अब जी आई बार से म्यू कैसे आता है ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो इसका हमें डेरिवेशन नहीं करना है, बट इसका कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। सो ये मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाती हूँ। ठीक है। अब केमिकल पोटेंशियल को हम गिब्स, या फिर इसको आप लिखो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी भी कहते हैं केमिकल पोटेंशियल को, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। तो हम इसको डिनोट करते हैं जी आई बार से। ठीक है। अभी क्या होता है, जैसे ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ये चार चीजें हैं। ठीक है, चार पार्ट, पांच पार्ट हो गए बेसिकली इसके, चलो ठीक है, चार पार्ट करते हैं हम इसके। ठीक है, इस तरीके से हमने सिस्टम के चार पार्ट कर लिए। ठीक है। अब मैंने इसको बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। इसके मोल्स मैंने बोला N1 है, इसके N2 है, इसके N3 है और इसके N4 है। ओके। और मैं ये बोल रही हूँ कि जो डेल्टा जी है ना, ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, है ना,
और ये Ni तक जाएंगे ये मोल्स। तो जो G है वो आपका किसका फंक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट, ये सब। तो अगर मैं डेल G को लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, ठीक है, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। डेल G को अगर मैं लिखना चाहूँ किसके रिस्पेक्ट में, अगर सिर्फ एक कंपोनेंट चेंज हो रहा है वो है टेम्परेचर, तो मैं क्या लिखूंगी, डेल G अपॉन डेल T। अब सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो प्रेशर N1 N2 N3 Ni तक ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब ये जो नीचे लिखते हैं हम उसको हम फिर से यहाँ लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूर पे यहाँ लिखते हैं। अब हमने बोला दूसरी चीज, अब हम प्रेशर को वेरी कर रहे हैं, प्रेशर को वेरी कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजें प्रेशर को छोड़ के कांस्टेंट हो जाएंगी, टेम्परेचर N1 N2 Ni तक, ठीक है। अब फिर से डीपी को आप इधर लिख दोगे। अब मान लो डी अपॉन डी एन वन वेरी हो रहा है तो सारे कांस्टेंट है N1 को छोड़ के, N2 N3 टेम्परेचर, प्रेशर, Ni तक। अब इसको भी डेल Dn1 यहाँ लिख दोगे। सिमिलरली हमने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट वेरी हो रहे हैं तो सेकेंड कंपोनेंट को छोड़ के सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, है ना, Ni तक, और ये N2 यहाँ आ जाएगा। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं केमिकल पोटेंशियल को, तो इसके बाद जो स्टेप आएगा उससे आपको ये पता चलेगा कि जो G1 बार है वो किसके बराबर है। G1 बार इज इक्वल्स टू DG अपॉन Dn1, और ये जो सारे कांस्टेंट हैं N2 N3 Ni तक, टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे ही G2 बार किसके बराबर होगा, इस टर्म के बराबर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N3 और सारे Ni तक। सो अब इसको इरेज करना पड़ेगा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पूरा इरेज कर रही हूँ मैं, ओके। सो जो हमने लिखा, तो डेल G1 बार क्या होता है वो हमने देख लिया, क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, N2 N3 ये सब कांस्टेंट है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि फ्री एनर्जी में चेंज, चेंज इन फ्री एनर्जी with addition of addition of 1 mole of respective constituent या component, 1 mole of respective component at constant temperature, pressure and what, number of moles, ठीक है, of other constituent, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम कांस्टेंट रख देते हैं जब एक का केमिकल पोटेंशियल लिखते हैं। अब ये कैसा होना चाहिए, सच दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंजेस, such that there is no significant changes in the whole system, ठीक है। तो अब केमिकल पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ, आई बात समझ में, जैसे कि मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ, ये N1 ये N2 मान लेते हैं। तो अगर हम N1 मोल ऐड कर रहे हैं, ये सिस्टम है 4 पार्ट में है, अगर हम सिर्फ N1 मोल्स ऐड कर रहे हैं तो इस पार्ट में जो गिव एनर्जी चेंज होगा, फ्री एनर्जी में चेंज होगा, वो हमारा केमिकल पोटेंशियल हो जाएगा। बट बाकी सारे जो मोल्स हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सब कांस्टेंट रहेगा। सो what is chemical potential? It is change in free energy with addition of 1 mole of respective component at constant temperature and pressure such that कैसा होना चाहिए, there is no significant changes in the whole system.
तो ये होता है आपका केमिकल पोटेंशियल। और यहाँ पर जो डेल्टा G1 बार था, जो हमने ऊपर डिनोट किया था, क्या इसके बराबर था? इसके बराबर था ना ये। तो अब ये इस चीज को हम एक नया टर्म देते हैं, वो है म्यू। तो ये G1 था तो ये म्यू 1 हो जाएगा, ये G2 था तो ये म्यू 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये केमिकल पोटेंशियल का म्यू आता है। ओके, सो नाउ हियर म्यू इज व्हाट? केमिकल पोटेंशियल। और जी जो था वो हम फ्री एनर्जी के लिए बेसिकली यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये चीज वो होती है, डिस्टिंग्विश करनी पड़ती है। ओके, सो फिर से अपन देखते हैं, यहाँ पर थे हम। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि फेज इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम होने चाहिए। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया क्या है? इट इज रिलेटेड विद द केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल को मन में बिठा लो, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। इस कंपोनेंट को ऐड करोगे तो उस कंपोनेंट में जो चेंज हो रहा है वही केमिकल पोटेंशियल है, बट सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए उसको छोड़ के। सो अब इसको स्टैब्लिश करने के लिए आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है अगर कोई भी, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होनी है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि फॉर एनी इन्फिनाइट स्मॉल चेंज इन इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी या डी जी जो होता है उसको हम जीरो मानते हैं। सो केमिकल पोटेंशियल को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? यही जो मैंने आपको बताया, डी जी अपॉन DN1 है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे कांस्टेंट। अब यहाँ डेल यूज किया है, ये डेल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके लिए हम टर्म ये यूज करते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि ये फॉर्मूला है क्या, है ना। इसलिए मैंने आपको पहले केमिकल पोटेंशियल पढ़ाया, ठीक है। नाउ फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल पोटेंशियल की, वो ये होती हैं कि केमिकल पोटेंशियल जैसे डेंसिटी या हाई प्रेशर से एयर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है ना। ऐसे ही अगर अपन गैस को देखें तो ज़्यादा प्रेशर से रहती है, एकदम से कम प्रेशर में बाहर आती है ना। अगर बहुत ज़्यादा हाई, मतलब सील्ड करके अपन गैस को भर देते हैं बॉटल्स में, जैसे कैप खोलते हैं एकदम से फिज आउट होती है, वैसे यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल जो आपका मूव करेगा वो आपका हाई टू लो मूव करता है, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल को भी हम कहते हैं कि इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी है, इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी है, और ये मूव करता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है केमिकल पोटेंशियल की। नाउ ये चीज़ ही यहाँ पर लिखी हुई है और ये क्राइटेरिया दिया हुआ है फेज इक्विलिब्रियम के लिए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर आपका दोनों सिस्टम्स का सेम होना चाहिए, मैकेनिकल भी सेम होना, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये दिया हुआ है केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। अब अपन आते हैं कि फेज रूल क्या है। सो फेज रूल क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेज रूल इज F = C - P+2, ठीक है। अब इसमें C क्या है, P क्या है, F क्या है, ये सब आपको पता ही है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था। C इज कॉम्पोनेंट, P इज व्हाट, F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। C क्या है, कॉम्पोनेंट है, P क्या है, फेज है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गिव्स फेज रूल या सिर्फ फेज रूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि इफ द इक्विलिब्रियम, किसका? हम हेट्रोजीनस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हेट्रोजीनस सिस्टम में अगर इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्सेस से या ग्रेविटी या कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंपोनेंट और फेज के बीच में जो रिलेशन होगा वो हम फेज रूल से बताते हैं। और ये फेज रूल हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने, कंपोनेंट कैलकुलेट करने, फेज कैलकुलेट करने में हेल्प कर देता है। कैसे? तो जब आप आगे पढ़ोगे जैसे वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम, तो आपको पता चलेगा कि कितने कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट हैं, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है। इसीलिए फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है, तो हिस्ट्री आप लोग पढ़ लेना। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये है कि अ, जो ये फेज रूल है ये क्वांटिटेटिव इक्विलिब्रियम का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव इक्विलिब्रियम का ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है।
ये क्या करता है, सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने भी हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको फिक्स कर देता है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में एक्सप्लेन करती है क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। इसीलिए ये जो क्लॉसियस क्लेपेरॉन की इक्वेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो फेज रूल अगर आता है तो आप बस डेफिनेशन लिख के इसका फॉर्मूला लिख देना। और यहाँ पर जो फेज रूल डिड्यूस किया था वो था ऑस्टवाल्ड, रूजबॉम एंड वैन हॉफ ने। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये डिडक्शन जो है इसका डेरिवेशन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो स्टेबिलिटी ऑफ फेज है फॉर ए प्योर सब्सटेंस, तो यहाँ पे भी केमिकल पोटेंशियल का ही यूज हो रहा है, देखो हर जगह, इसीलिए केमिकल पोटेंशियल पढ़ना जरूरी था। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि केमिकल पोटेंशियल हर एक कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, हर फेज में सेम होना चाहिए। ये हमने ऊपर पढ़ा था केमिकल पोटेंशियल की। हाँ, एक ये प्रॉपर्टी भी है कि हर फेज का जो केमिकल पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम वी से दैट कि गिब्स एनर्जी पर मोल, गिब्स एनर्जी पर मोल को हम जी एम से डिनोट करते हैं, तो ये जी और एन एस पर मोल। ठीक है, तो जब आप एक इक्वेशन आती है गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, ठीक है, तो वो रिलेटेड होती है आपकी किससे, केमिकल पोटेंशियल से। बट जब हम फ्यूगिसिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जैसे ये एक सिस्टम है, इसका प्रेशर है ये, इसका टेम्परेचर है ये। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को डीटी से बढ़ाते हो और प्रेशर को डीपी से बढ़ाते हो, और ये फ्री एनर्जीज की जी है, तो जी कितने डेल जी से बढ़ेगा, ये चीज एक्सप्लेन करती है ये हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसीडर किया गया है या अजम्पशंस किए गए हैं वो ये है कि ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की। अब इसको अगर आप नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो, तो इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पर मोल हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, तो इसको आप डी जी एम लिख दोगे। अब एंट्रोपी पर मोल इज एस एम, हर जगह एम लगाना है। फिर वॉल्यूम और डीपी अपॉन एन क्या हो जाएगा, वी एम डीपी। ठीक है, तो अब जीएम जो हो गया पर मोल, इसको आप केमिकल पोटेंशियल डी यू से लिखोगे। अब यहाँ पे जो एस एम वी एम है वो क्या है, मोलर एंट्रोपी है, मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करते हो, सो डी यू अपॉन डी टी करते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस एम मिल जाएगा माइनस एस एम एंट्रोपी। अगर आप डी यू के अपॉन में डी पी करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, वी एम मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। बट ये किसके यहाँ पे कांस्टेंट चीजें क्या है, अगर आप डी यू के नीचे डी टी करते हो और एस एम मिल रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है ना। अगर आप डी यू के नीचे डी पी करते हो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये एंट्रोपी की और एक ये मोलर वॉल्यूम की। ये आगे यूज होंगे क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन के डेरिवेशन में, और जब हम म्यू वर्सेस टी कर्व्स पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम म्यू वर्सेस टी कर्व्स स्किप कर दें तो क्या हम क्लेपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन पढ़ पाएंगे, तो पढ़ तो सकते हैं बट उतना समझ नहीं आएगा, इसलिए स्किप नहीं करेंगे और क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन भी पढ़ेंगे। तो उसके पहले म्यू वर्सेस टी डायग्राम पढ़ेंगे, तो पहले क्लॉसियस की इक्वेशन आएगी, फिर क्लेपेरॉन की इक्वेशन आएगी, और उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फेज इक्विलिब्रियम पार्ट 1। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको फेज इक्विलिब्रियम एंड मिलेगा, फिर हम फेज इक्विलिब्रियम 2 पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू।